लाइव। हेलो। लाइव। लाइव। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, लाइव। आज हम लोग आपके लिए आए हैं और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे एनटीएससी के जो रिजल्ट्स थे वो देखे और मोशन से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स थे उनका जो परफॉर्मेंस था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, लाइव। आज हम लोग आपके लिए आए हैं और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे एनटीएससी के जो रिजल्ट्स थे वो देखे साल और साल की तरह मोशन से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स थे उनका जो परफॉर्मेंस था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए आए हैं और पिछले कुछ दिनों में पैनल के बारे में बहुत सारे एनटीएससी, ये वो पैनल है जो मोर देन 1000 सक्सेस स्टोरीज दे चुके हैं एनटीएससी स्टेज 2 में। अगर कंबाइंड की बात करें, एनटीएससी स्टेज 1 में भी थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन दे चुके हैं, इंक्लूडिंग टॉप रैंक्स इन वेरियस स्टेट्स, ऑल राजस्थान रैंक 1, ऑल गुजरात रैंक 1, ऑल मध्य प्रदेश रैंक 1। तो ये एक ऐसा पैनल है। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है प्रशांत जैन, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ। मोशन एजुकेशन के अंदर मैं फाउंडेशन को लीड कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ। हमारे साथ हैं एमजी सर, मुकेश गौड़ सर। मुकेश गौड़ सर एकेडमिक हेड है मोशन एजुकेशन में फाउंडेशन डिवीजन के और फिजिक्स के एक्सपर्ट है। सर का जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 10 इयर्स का है और मतलब बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को सर ने मेंटर किया है। हमारे साथ है अजय सिंह सर, जो मेंटल एबिलिटी एक्सपर्ट है, मैथमेटिक्स के भी एक्सपर्ट है। और अजय सिंह सर को अजय सिंह सर अपनी जो वेरियस स्ट्रेटेजीज होती है मैथ से रिलेटेड, उसके लिए काफी जाने जाते हैं और इन सर का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी अमेजिंग है। बेला मैम है हमारे साथ, जिनका लकीली या फिर मतलब कोइंसिडेंटली कह सकते हैं आज बर्थडे भी है। तो बेला मैम हमारे साथ हैं, बेला कलवाड़िया मैम, जो केमिस्ट्री एक्सपर्ट है और एनटीएससी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी है। फिर हमारे साथ हैं मयंक यादव सर। मयंक यादव सर सोशल साइंस एक्सपर्ट है और पिछले 3-4 सालों में सर ने खासकर एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एनटीएससी स्टेज 2 इस बार। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हम लोग आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं दोस्तों रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सबसे पहले जो मेरा जो पॉइंट है वो एमजी सर के लिए रहेगा। तो एमजी सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इस समय जब बहुत सारे बच्चे काफी सारे एग्जामिनेशंस में इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह से अपनी एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन मैनेज करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों का यही रहेगा। ओवर टू यू एमजी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों का भी ये रहता है कि वो एक साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरा इसके अंदर बच्चों को यही सजेशन है और यही एडवाइस मैं बच्चों को देना चाहता हूँ कि वो अपना टारगेट फिक्स करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा जेई नीट की तैयारी करना चाहता है और उसके साथ साथ उसका अभी जैसे कि तैयारी चल भी रही है, वो पढ़ भी रहे होंगे, तो उसके साथ मान लीजिए उसका एनटीएससी स्टेज 2 का एग्जाम आ जाता है, तो अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर अगर वो जेई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये चीज तो उसकी कवर हो ही रही है। अगर वो मान लीजिए नीट की तैयारी कर रहा है तो उसका बायोलॉजी पार्ट भी चल रहा है, जो कि पैरेलली उतना ही सिमिलर सिलेबस है जो कि उन्होंने पहले से ही 9, 10, 11, 12 का पढ़ा है। और उसके बाद में अगर मान लीजिए वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी उसके अंदर उतना ही कवर होते हुए चल रहा है। अब बात यहाँ पर आती है कि उसको ब्रशअप करना है अपना एसएसटी वाला पार्ट और मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। तो इसके लिए उसे थोड़ा सा सेपरेटली टाइम निकालना होगा। उसके लिए अपना एक प्रॉपर प्लान करना होगा, अपना शेड्यूल बनाना होगा जिसके अंदर वो एसएसटी को भी टाइम दे सके और साथ साथ जो उसकी प्रिपरेशन फिजिक्स को लेकर या केमिस्ट्री को लेकर या बायोलॉजी को लेकर या मैथ्स को लेकर जो चल रही है उसको लेकर भी
एनटीएससी के हिसाब से सोचे। अब एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर तैयारी करने के लिए उसको क्या स्ट्रेटेजी करनी है वो मैं बता देता हूँ। जब उसने स्टेज 1 को क्वालिफाई किया था तो उसने अपना पूरा सिलेबस पढ़ा था। उसने ज्यादातर अपनी जो अप्रोच रखी थी वो थियोरेटिकल अप्रोच थी, लेकिन जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो वो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। खासकर अगर मैं बात करूं फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर और बायोलॉजी को लेकर, तो ये अप्रोच थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट हो जाती है बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ज्यादा कंसेप्चुअल और लॉजिकल होते हैं और उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी होता है अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस को लेकर जो टॉपिक उसके 11th के अंदर नहीं है उन टॉपिक्स को वो जल्दी से, मान लीजिए वो 12 से रिलेटेड है या फिर वो 9-10 से रिलेटेड है, उनकी भी स्ट्रेटेजी बनाए, उनकी भी वापस से तैयारी करे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाए। थ्योरी पे उसको ज्यादा फोकस नहीं करना है, उसका यहाँ पर पर्पस होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान दे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ध्यान दे। तो इस तरीके से वो मैनेज कर सकता है अपना टाइमिंग शेड्यूल। उसको बेसिकली इसमें चाहिए होगा कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर वो जा रहा है उनका सबका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए और उसके हिसाब से तैयारी करे। तो यहाँ पे दोस्तों एमजी सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, वो ये है कि आपको अपने टाइम टेबल में एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन शेड्यूल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आप कितने पंडित हो जो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन आपके लिए निकाला है जो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा अजय सिंह सर से। मैं अजय सिंह सर से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर एमजी सर ने इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है यहाँ पे कि स्टेज 1 थोड़ा सा थियोरेटिकल होता है और स्टेज 2 में काफी अमेजिंग कैलकुलेशंस, अमेजिंग प्रॉब्लम्स आती है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे एक तो सिलेबस का डिफरेंस हो गया, भाई कोई महाराष्ट्र का बच्चा है वो स्टेज 1 में एसएसटी स्टेट बोर्ड की पढ़ के आता है, काफी ज्यादा डेप्थ में पढ़नी पड़ती है स्टेट बोर्ड की, बट स्टेज 2 एनसीईआरटी में से आता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस जो बच्चों को पता होने चाहिए ताकि वो प्रिपरेशन अपने ढंग से कर सकें। बिल्कुल सर देखिए डिफरेंस अगर अपन बात करें एनसीईआरटी जैसा कि सिलेबस तो काफी कंप्लीटली एनसीईआरटी का होता है, 11th-12th का सिलेबस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल का बहुत बड़ा फर्क होता है। स्टेज 2 के अंदर काफी पेपर डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से कट ऑफ भी काफी कम जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक मैथ्स की, अगर आपने भी देखा होगा कि प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर इवन जो जैसे लाइक सीक्वेंस सीरीज है, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस वो एज इट इज पूछ लेते हैं। तो मतलब पेपर लेंथी होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि आप स्कोर नहीं कर सको। हमने एक ना स्लाइड्स भी बनाई है, हम लास्ट में शेयर करेंगे बच्चों के साथ, जिसमें हमने बच्चों को डिवाइड करके बताया कि कितने क्वेश्चंस इजी आते हैं, कितने क्वेश्चंस टफ आते हैं, कितना क्वेश्चन 9th एंड 10th का वेटेज रखता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर। तो मेन पॉइंट रहेगा कि स्टेज 2 के अंदर आपको सिलेक्शन करना है, देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं लास्ट ईयर के लिए बात करूं सर कि मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था। ठीक है, बट लास्ट में जाते 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे सर, एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर अगर फ्रीक्वेंसी का सम करें ना तो अपना ऑप्शन मैच हो रहा था। ऑप्शन मैच हो रहा था, बिल्कुल। तो बच्चे उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो बच्चे एकदम मजदूरी करते हुए चलते गए और लास्ट में क्वेश्चन देख भी नहीं पाए और तुक्का मार के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके की अपन प्लानिंग करनी है कि लाइक अगर आपको लगे कि क्वेश्चन लेंथी है स्किप करो, पहले इजी क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करो, 155 तक का टारगेट आप लेकर चलो। सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है अगर कंपेयर टू एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड में डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंजेस है सिलेबस में। जैसे राजस्थान की एसएसटी अगर अपन मयंक सर से पूछे तो राजस्थान की एसएसटी अलग है और सीबीएसई की अलग है, बट ज्यादातर बच्चे जो है वो सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो एसएसटी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो थैंक यू अजय सर, एक बार ये पूरा अच्छे से डिफरेंसेस जो एन्यूमरेट करने के लिए। सो दोस्तों, एक जो बहुत ज्वलंत मुद्दा होता है, एक ज्वलंत क्वेश्चन होता है आप लोगों के दिमाग में, वो ये होता है कि सर कितना स्कोर टारगेट करें। ठीक है भाई, राजस्थान के एनटीएससी की अगर बात करें तो 180 कट ऑफ। ठीक है, जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो नेचुरली दिमाग में ये आता है कि यार राजस्थान के टॉपर्स थे तो जो 180 कट ऑफ लेके आए थे, फिर उसके बाद पूरे भारतवर्ष के टॉपर्स आ जाएंगे, जब साथ मिलकर एग्जाम देंगे तो कट ऑफ आसपास ही आना चाहिए, जबकि सीट 2000 है वो अलग बात है, मगर कट ऑफ ड्रास्टिकली कम होता है एनटीएससी स्टेज 2 का। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं
मयंक सर से ये जानना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एसएसटी के सिलेबस से रिलेटेड सर बात हुई, तो स्टेज 1 के अंदर काफी सारी स्टेट्स के अंदर जो सिलेबस आता है वो स्टेट बोर्ड का आता है, बिकॉज स्टेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है पेपर कंडक्ट करने की। सेकंड स्टेज एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है। तो बच्चों को सर क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके अलावा क्या शॉर्ट नोट्स बच्चे बना सकते हैं या फिर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच प्रशांत सर। सबसे पहली बात तो जो बच्चे स्टेज 1 की तैयारी करते थे और उसके बाद उनका सिलेक्शन जब स्टेज 2 में हो, तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की होगी वो ये कि उनका बोझ कम हुआ है। बोझ कैसे कम हुआ है कि स्टेज फर्स्ट में जैसे कि यूपी है, राजस्थान है, पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड जो है वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हालांकि कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं। तो स्टेज 1 की जब हम बात करते हैं वहां पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी 9th और 10th दोनों से आते हैं। स्टेट बोर्ड की बुक्स और 9th और 10th मैंने सारी कुछ चीजें दिखाई हैं, सारी कुछ चीजें बताई हैं। तो जैसे कि अब हम यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी के बहुत सारे बच्चे जो है एनटीएससी स्टेज 1 में भी देते हैं, फिर दूसरे में भी आते हैं। तो यूपी में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के टॉपिक्स ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। मौर्यंस हैं, गुप्तंस हैं, इनसे टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस करी होगी वो ये, जो प्रशांत सर ने भी मेंशन किया है कि कट ऑफ जो है 180 जाती है। उसका रीजन क्या है? अगर एसएसटी की पर्टिकुलर बात की तो एसएसटी में क्या होता है कि ऑब्वियसली अगर यूपी और राजस्थान का अगर आप कंपेयर करोगे तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। 80 लगभग 80 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, बट फ्रंटलाइन क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं स्टेज 1 में। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे सिलेबस को, जो कि बहुत है, मतलब 80 चैप्टर्स को 50 चैप्टर्स को 1-2 बार रिवाइज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आप आसानी से एसएसटी में मार्क ला सकते हो आराम से। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। ये तो हो गया स्टेज 1 की बात। वहां पर डिफरेंस बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, बट क्वेश्चन जो होते हैं वो एज कंपेयर टू एनटीएससी स्टेज 2 सिंपल होता है। अब इसी बोझ को हम कम करते हैं एनटीएससी स्टेज 2 में। एनटीएससी स्टेज 2 में सिलेबस 9th और 10th एनसीईआरटी का आता है, यानी कि सिलेबस हो गया कम, और लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़े मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। अब यहां जो होती है प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस है। 9th और 10th एनसीईआरटी आपको स्टेज 1 में भी पढ़नी है और वही सिलेबस आपको स्टेज 2 में भी पढ़ना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा टिपिकल होता है, मैनिपुलेटिव होता है, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब आप मतलब जज नहीं कर पाते एकदम से ऑप्शंस देख के कर यार, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपको सही नजर आ रहे होते हैं, लेकिन प्रेफरेंसेस चूज करनी होती है उसमें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी पीवाईक्यू अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, जिसका हमने मोशन ने पूरा का पूरा जो है वीडियो वगैरह बनाया है कि पीवाईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसके अगर आप सबसे पहले उसी को लेके बैठना है हमको कोई भी एग्जाम देने से पहले कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो स्टैंडर्ड और कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि हम मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज है कि हमको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। बस थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मूव ऑन करते हुए, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए हमें चीजों को थोड़ा गंभीर से थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। दूसरी चीज, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक पूछे गए हैं। जैसे कि हम 10th की बात करते हैं तो 10th में कुछ चैप्टर्स बिल्कुल फिक्स है, उससे 2 या 3 क्वेश्चन 100% आए। जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया है, जैसे कि आपके दूसरे चैप्टर्स हैं, आपके फेडरलिज्म है इकोनॉमिक्स में, सॉरी सिविक्स में। उसके बाद कुछ चैप्टर, अब ये जो चैप्टर्स हैं इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 5 क्वेश्चन तक पूछे गए नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमें अपने तैयारी का स्तर ऐसे रखना है, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो हमें अपना स्तर अब ऐसा रखना है, स्टैंडर्ड ऐसा रखना है कि मुझे सेलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं उनको मैं अच्छी तरह से करूं। ये दूसरे नंबर की बात है। अब प्रशांत सर ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि सर शॉर्ट नोट्स कितने ज्यादा उपयोगी होंगे, शॉर्ट नोट्स कितने सारा यूजफुल हो। तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं बच्चों कि शॉर्ट नोट्स एक रामबाण होता है। हम जब रिवाइज करते हैं एट दिस
एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हमको रिवाइज करना है, वहां पर शॉर्ट नोट्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब शॉर्ट नोट्स एसएसटी में होता क्या है, 15 या 20 पेज का पूरा चैप्टर होगा आपके नोट्स का, उसको समराइज करके 2 पेज का करना है। उसका सबसे सिंपल इलाज मोशन एजुकेशन आपके लिए लेके आया। मोशन एजुकेशन के ऐप पर अगर आप जाओगे, एसएसटी पढ़ोगे, तो वो आप पहले से ही हाईलाइटेड चीजें आपको दी हुई है, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। 3 चीजों में हिस्ट्री को बांटा जा सकता है। वो सारी चीजें जैसे कि डेट्स हैं, उनको अलग से लिखना है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको अलग से लिखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, उनको अलग से लिखना है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप चलोगे, तो स्टेप नंबर 1 पीवाईक्यू, स्टेप नंबर 2 आप जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट कीजिए कि ये जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो एंड ऑफ द सेशन आपको पता लग जाएगा। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज है, उसका कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, जिसका मैंने आपको आसान सा तरीका बताया। ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी चीजें हाईलाइटेड वे में आपको मिलेंगी। तो सर काफी इलैबोरेटेड आंसर था जो आपने दिया। आई होप बच्चों को काफी हेल्प हुई होगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जैसे स्टेज 2 है ना, स्टेज 2 के अंदर एक फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है ना, वो ये होता है कि स्टेज 1 से अगर मैं बात करूं, तो स्टेज 1 में सोशल साइंस बहुत ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है, बट स्टेज 2 में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी टफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं बायो और केमिस्ट्री की मैम आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, आप बायो के भी एक्सपर्ट हैं, मुझे पता है, छुप के आपने बायोलॉजी भी बहुत ज्यादा एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को आप एक चीज बताओ। देखो सबसे पहले तो अब बच्चे क्या जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब उनके जीवन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो एनटीएससी स्टेज 2 के सिलेबस में पहला क्वेश्चन, क्या 9-10 से ज्यादा कुछ भी आता है? पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग हो सकता है क्या स्टेज 2 के लिए? थैंक यू सर। केमिस्ट्री, सबसे पहले मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा आपको जो बेनिफिट हो सकता है वो केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री बच्चों के लिए ज्यादा स्कोरिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 में सिलेबस का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। स्टेज 1 में भी स्टेट का रोल है कि स्टेट वाइज कोई छोटे छोटे टॉपिक्स ही आते हैं, तो स्टेज 1 और 2 में बेसिकली सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनसीईआरटी से स्टक ही पेपर आएगा। और दूसरा सवाल ये जो आपने फर्स्ट वाला पूछा था, उसमें आपने पूछा था कि केमिस्ट्री के अगर अपन देखें 9th 10th के बियॉन्ड पेपर जाता है क्या, तो अगर हम देखें आउट ऑफ 13 क्वेश्चन, कभी कभी मतलब बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन 11th क्लास का टच हुआ है, बट कभी भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। मतलब 9th 10th के जो टॉपिक्स हैं उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होकर के टफ की तरफ चले जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 9th क्लास में सब बच्चे गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। हालांकि 9th क्लास में गैसेस के डिफ्यूजन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि 11th एनसीईआरटी में गैस लॉस की बात करें तो वहां डिफ्यूजन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा सा उस क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाएगा ताकि बच्चे को ये लग जाए, क्योंकि वैसे भी एनटीएससी स्टेज 2 तब होता है जब बच्चा 11th में होता है। तो जो बेसिक 11th में वो उन टॉपिक्स का जो बेसिक्स पढ़ के आया है, बस उसी का अपग्रेडेड वर्जन थोड़ा सा आता है। कोई भी सिलेबस आउट ऑफ, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस आए नहीं। तो जो 9-10 का सिलेबस है बस उसका ही थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल में क्वेश्चन आएंगे, इनके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाएंगे। और मैं ये मानती हूँ कि केमिस्ट्री में बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। एक बच्चे का भी मैंने क्वेश्चन भी देखा था कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना स्कोर करें, तो केमिस्ट्री के पार्ट में मैं ये बोलती हूँ बच्चों को कि 11 मार्क्स मतलब आउट ऑफ 13 आप 11 क्वेश्चन तो डेफिनेटली करेक्ट करें। क्योंकि अगर आप मान लें कि पेपर थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो पूरे पेपर में 1 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा केमिस्ट्री पार्ट ही डिफिकल्ट आए। तो हिस्ट्री में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा के देखो तो उसमें केमिस्ट्री में हार्डली 1 या 2 ही क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल में आते हैं, या 9-10 के टॉपिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट थ्योरी हो जाती है। बाकी सब बेसिकली 9-10 एनसीईआरटी पे बेस्ड आता है। बिल्कुल। सो थैंक यू मैम फॉर दी अमेजिंग आंसर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब मेरा ये मानना रहता है कि जैसे इस साल का भी पेपर था ना, मैंने देखा कि मैथमेटिक्स एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया और मैथमेटिक्स का पेपर इस बार काफी टफ आया था और थोड़ा सा लेंदी भी था। मैथमेटिक्स में ऑल्दो 1-2 क्वेश्चन थे जो वन लाइनर्स थे,
बट बच्चों का सिलेक्शन इतना प्रॉपर जनरली नहीं होता है, और उस लोड की वजह से, क्योंकि अब आप इमेजिन कीजिए कि पीसीएम का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स जेई की पढ़ रहा है, तो उससे ये डाइजेस्ट नहीं होता कि मैं मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो क्या दिल पे ले लेता है, ईगो पे ले लेता है, और फिर वो क्वेश्चंस गलत कर देता है, और फिर वहां पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहां पे वो स्किप करता है। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दिमाग में, जो आपने बताया कि जो लिमिट्स होती हैं वो इस तरह की होती है कि भाई थोड़ा सा 11 टच हो जाता है। तो एमजी सर, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि फिजिक्स के अंदर, एक तो फिजिक्स का मुझे जानना है, फिजिक्स के लिए मतलब क्या रिकमेंडेड मटेरियल हो सकता है, क्या लेवल आता है, क्या मैथमेटिक्स की तरह वो भी टफ आता है? तो एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं, मतलब क्या स्टडी मटेरियल हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए, फिजिक्स को लेकर जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, अगर उनको लेकर मैं आपको जवाब दूं, तो हम लोग एनटीएससी के सिलेबस को फिजिक्स में अगर बात करें तो 9th 10th और 11th 12th उनका एक कंबाइंड सिलेबस है जो इसके अंदर पूछा जाता है। 9th क्लास के अंदर बच्चा मान लीजिए कि मोशन चैप्टर तैयार करता है, तो उसके लिए फायदे वाली बात यह है कि वो 9th क्लास का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर भी अवेलेबल है, काइनेमेटिक्स 1D के नाम से। तो बच्चे के लिए फायदे वाली बात ये हो गई कि वो 9th वाला पार्ट उसका ना करके, अगर वो स्टेज 2 की तैयारी कर रहा है तब वो 11th वाला पोर्शन उसका उठा ले। अब 9th नहीं पढ़ना है उसको, अब 11th के अंदर जो काइनेमेटिक्स 1D है वो उसका प्रिपेयर कर ले। उसी तरीके से फोर्स एंड एनएलएम की बात करें तो वो भी 11th वाला पार्ट ले लेता है। वो वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो वो भी 11th वाला पोर्शन वो ले ले। उसी तरीके से 12th के अंदर अगर उसको ऑप्टिक्स तैयार करना है तो 12th का ऑप्टिक्स उठा ले। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तैयार करना है तो 12th का उठा ले। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली सिलेबस जो है वो आप ये मान के चलिएगा कि कम हो जाता है। जो पोर्शन बच जाता है 9th 10th के अंदर, केवल वो उसी को उठाकर पढ़ सकता है। वो ये मान के चलिएगा कि केवल 10% है, उससे ज्यादा नहीं है। 90% पार्ट उसका 11th 12th के पार्ट से कवर हो जाता है। तो यहाँ पर उसका जो फोकस है वो टोटली चेंज हो गया। जैसे ही वो एनटीएससी स्टेज 2 की तैयारी करने गया तो उसको अपना फोकस अब 11th 12th के टॉपिक्स पर ज्यादा कर देना है। यहाँ पर ये सबसे पहली बात है जो फिजिक्स को लेकर उसको समझनी है। दूसरी चीज, आपने स्टडी मटेरियल को लेकर बात करी, तो इसके लिए काफी अरेंज और काफी स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। अगर स्टेज 2 की बात हम करते हैं, जैसे क्वेश्चंस अगर आप स्टेज 2 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाकर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस एप्लीकेशंस पर ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द थ्योरी। तो एप्लीकेशंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो उसने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से ही की होनी चाहिए जिस स्टडी मटेरियल से वो तैयार कर रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ बुक्स को लेकर तो वो सबसे पहले क्लास 11th और 12th की एचसी वर्मा लगा सकता है। अगर वो मोशन एजुकेशन से जुड़ रहा है, मोशन एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो स्पेसिफिकली हमने डिजाइन किया है स्टेज 2 के लिए, जिसके अंदर अगर वो जो क्वेश्चंस हमने उसके अंदर प्रोवाइड बच्चे को किए हुए हैं, अगर वो उन क्वेश्चंस को भी लगा लेगा तो ये मान के चलिए कि जैसे हमने पुराने सारे ईयर्स के अंदर देखा है कि क्वेश्चंस के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन जनरली स्टेज 2 के अंदर पूछे जाते हैं। खासकर मैं बात कर देता हूं जैसे वर्क पावर एनर्जी की, तो वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और हमारे स्टडी मटेरियल में हमने इस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके लेवल पे वो सारे प्रोवाइड किए हुए हैं। ऐसे ही सारे टॉपिक्स को लेकर हमने एक प्रॉपर स्टडी की हुई है जिसके अंदर हमने उससे रिलेटेड आपका स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। अगर बुक्स की बात कर रहा हूं तो जैसे मैंने बताया एससी वर्मा तैयार कर ले 11th और 12th की, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स को जो टॉपिक उसके सिलेबस से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा उसको पढ़ना नहीं है। जैसे हीट की बात करें तो हीट एक एडिशनल टॉपिक है जो कि 12th के अंदर होता है, और साथ में एनटीएससी स्टेज 2 के अंदर भी उससे काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी वो प्रिपरेशन करे, थ्योरेटिकल पार्ट को बिल्कुल छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करे और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस को करता हुआ चले, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सर काफी अच्छे से सम अप आपने किया इस चीज को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अजय सर से है। तो अजय सर, एक चीज मेरे को ये चीज जाननी है, ठीक है, वो ये कि काफी सारी स्टेट्स में रिलेटिवली कंपटीशन अभी भी कम है, तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर लेते हैं, मगर स्टेज 2 एक ऐसा गेम है जहां पर अगर देखा जाए तो सभी जगह के बच्चे जुड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, जैसे राजस्थान से
पहले अगर 250 बच्चे सेलेक्ट होते ना, अभी तो डबल हो गई है सीट्स, 250 जब सेलेक्ट होते थे ना, तो उनमें से 50% बच्चे स्टेज 2 भी क्लियर कर लेते थे, क्योंकि राजस्थान में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, राजस्थान में कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो ये बच्चे स्टेज 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं पे ही अगर मैं बात करूं असम की, तो असम में राजस्थान जितनी सीट्स होने के बावजूद भी वहां के बच्चे रिलेटिवली काफी कम क्लियर कर पाते हैं स्टेज 2। तो ये क्वेश्चन है अजय सर कि अगर स्टेज 1 बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया है, तो क्या वो स्टेज 2 भी सेल्फ स्टडी से निकाल सकता है? बहुत कम चांस है कि स्टेज 2 सेल्फ स्टडी से निकाल सकता है। जिस तरीके का लेवल आता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सिलेबस वाइज, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता मेंटल एबिलिटी में, बट सर वो पेपर इतना लेंथी होता है, क्या वो बिना प्रैक्टिस के सेल्फ स्टडी के अंदर आप वो उतना स्पीड नहीं ला सकते। आपको स्पीड लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सर फॉर एग्जांपल अगर अपन मेंस और एडवांस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो मेंस टॉपर जो वो एडवांस का टॉपर बहुत कम चांस के अंदर आता है, क्योंकि दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके स्टेज 1, डेफिनेटली हर स्टेट का अपना अपना अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इवन मैंने कहीं पे पढ़ा भी था, कुछ फैक्ट किसी ने शेयर किया था कि त्रिपुरा में शायद लास्ट टू लास्ट में कोई बच्चा स्टेज 2 सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां से बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हो पाते स्टेज 2 में। स्टेज 1 में इसलिए हो जाता है कि लाइक वहां पे उनको सिलेक्शन दिखाना होता है। जैसे इस साल का जो त्रिपुरा का कट ऑफ है वो बहुत कम गया, इवन 156 पे शायद रैंक नंबर 2 या रैंक नंबर 3 गया था, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेट्स के अंदर डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत बड़ा मतलब लाइक क्या बोलते हैं, वो मुश्किल हो जाता है स्टेज 2 निकालना। इवन काफी स्टेट जैसे यूपी है, राजस्थान है, या नॉर्थ वाला जो बेल्ट है, इसके अंदर बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादातर बच्चे स्टेज 2 में सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल, काफी मतलब काफी डेंस सिलेक्शन होता है। यहाँ पे ना एक दो ऑडियंस की क्वेरी है जो मैं एड्रेस कर देता हूँ। एक बच्चे ये चीज पूछ रहे हैं कि एनटीएससी स्टेज 2 में रिजर्वेशन है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, और एक कारण यही है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आने के बाद सीट्स डबल कर दी गई, ताकि जो ओरिजिनल सीट्स है उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये है। फिर कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है क्या? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग हमारी ऐप के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको सिंपली मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और फिर पूरा का पूरा आपको उसके अंदर मतलब एक तरीके से वहां पे सारा चीज कंटेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सर एमजी सर, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे पूछना चाहते हैं वो ये है कि मोशन की एनटीएससी वर्कशॉप कब होगी, कैसे होगी, किनके लेक्चर्स आएंगे और टेस्ट सीरीज का क्या हिसाब किताब है? थोड़ा आप बताएं सर इसके बारे में। जी, तो सबसे पहले मैं इसमें सर ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 30 जून से हमारी एनटीएससी स्टेज 2 की वर्कशॉप यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मोशन लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले जल्दी से, और वहां पर जाकर एनटीएससी स्टेज 2 की वर्कशॉप अवेलेबल है। जब वो बच्चा उसको सेलेक्ट करेगा और उसको पढ़ना शुरू करेगा तो उसको मिलेगा वहां पर कि जितने भी यहाँ पर पैनल के अंदर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और साथ में हमारे जो अदर एक्सपर्ट्स हैं, वो उन सभी ने एनटीएससी स्टेज 2 को लेकर एक पूरा ही कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है और वो कंटेंट आप लोगों को वहां पर मिलेगा। इस कंटेंट के अंदर बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ही लोगों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर बच्चों को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी एनटीएससी स्टेज 2 में सबसे ज्यादा है। ये हमारा एक पूरा एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमने वो पूरा कंटेंट तैयार किया है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर उनको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हम ही लोग उन बच्चों के साथ में लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे। लाइव इंटरेक्शन के अंदर बच्चे अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, अपनी पढ़ाई के रिलेटेड सारी चीजें, अपनी स्ट्रेटजीज को रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, इन सारी बातों को लेकर बच्चे हमसे डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपने टेस्ट सीरीज की बात की, तो हमने उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर टेस्ट सीरीज तैयार की है जो कि स्पेशली डिजाइन है उन्हीं बच्चों के लिए जो कि स्टेज 2 को
एक पूरे मतलब चाहे वो किसी भी तैयारी से हो, चाहे उसने स्टेज 1 किसी भी स्टेट से तैयार किया हो, राजस्थान से तैयार किया हो या असम से तैयार किया हो या कहीं से भी तैयार किया हो, जिसका किसी भी लेवल पर है, अगर स्टेज 2 उसको क्वालिफाई करना है तो उसको सारे स्टेट्स के बच्चों से इक्वली कॉम्पीट करना होता है। तो हमने उसी हिसाब से उसको टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। हमारा जो कंटेंट हमने उसमें बनाया हुआ है, उस कंटेंट को बच्चा उसी हिसाब से तैयार करता हुआ चलेगा और चलने के बाद में अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर उनको देगा। मॉक टेस्ट उसको मिलेंगे जिसके अंदर उसको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का पेपर होता है, किस तरीके से वो एग्जाम दिया जाता है, पूरी उसी स्ट्रेटेजी में उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन करने के लिए भी हम ही फैकल्टी उसके सामने आएंगे। तो ये सारी चीजें उसको एक सिंगल वर्कशॉप के अंदर मिलेगी। ऐसा मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई वर्कशॉप जिसके अंदर इतने अच्छे तरीके से कोई कंटेंट डिजाइन हुआ हो, और सबसे अच्छी बात है कि वो इतना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि बच्चे ने जो भी अपनी चीजें टारगेट की हुई हैं, वो टारगेट उसका उसमें अच्छे तरीके से पूरा होगा। ये सारी चीजें उसको मिलेंगी। साथ में मैं इसमें आपको एडिशनली एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे डीपीपीज हैं, जो वर्कशीट है, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन करता है स्टेज 2 की, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे। तो ये फीचर हम उसके लिए लेके आए हैं कि जैसे ही बच्चा कोई भी लेक्चर देखता है तो उसको वहां पर एक वर्कशीट और डीपीपी की फॉर्म में उसको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, जिन क्वेश्चंस को वो लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस करेगा, और उनको प्रैक्टिस करके अब वो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस ले सकता है कि उसने जो कंटेंट हमसे पढ़ लिया है, जो उसका प्रिपेयर हुआ है, साथ में उसने उन क्वेश्चंस को लगा लिया, तो उसका वो टॉपिक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो गया। तो ये सारी चीजें एक सिंगल ऐप पर उस बच्चे को मिलेगी और ये सारी चीजें उसको प्रैक्टिस करने को मिलेगी हमारी उस एप्लीकेशन पर। बिल्कुल। सो थैंक यू एमजी सर। तो यहाँ पे हमारे साथ जेवियर अंकल भी जुड़ गए। जेवियर अंकल ये पूछ रहे हैं कि कौन सी मतलब जिन भी स्टेट्स का रिजल्ट नहीं आया उनका क्या? बेटा देखो, रिजल्ट तो आएगा, कोई स्टेट का रिजल्ट आए या ना आए, अगर आपका एक्सपेक्टेड लग रहा है आपको कि आपका सिलेक्शन होगा, तो यू शुड गो फॉर दी एनटीएससी स्टेज 2 वर्कशॉप। दूसरी बात, जेवियर अंकल पूछ रहे हैं कि क्या सर ये फ्री है? ये 100% फ्री है, ठीक है। ये पार्शियली फ्री नहीं है, ये 100% फ्री है। और या इसको आप अवेल कर सकते हैं मोशन की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करके, ठीक है। तो वो डाउनलोड करके ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो एक और बात है जो बच्चे पूछ रहे हैं, वो ये चीज है कि जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज का जी सर ने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है। जैसे ही आप उस शेड्यूल में जुड़ेंगे, उस शेड्यूल में अपने आप टेस्ट भी आ जाएंगे, तो टेस्ट भी आप लोगों को देने हैं और कुछ फुल सिलेबस पेपर्स भी होंगे। काफी अमेजिंग, काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रोग्राम बनाया गया है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एनटीएससी स्टेज 2 है। मैं आपको फैकल्टीज के नाम भी बता देता हूँ। अजय सिंह सर के मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स होने वाले हैं, ठीक है। फिर एमजी सर के फिजिक्स के लेक्चर्स होने वाले हैं, सर के जो, और हम लोग ना एक और चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर कि हम लोग लाइव डिस्कशंस भी करेंगे। भाई आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे ही सही, मगर जो हम मॉक टेस्ट कराएंगे ना, उसका डिस्कशन हम लोग लाइव करेंगे। और यहाँ पे जो सभी फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं वो आप लोग के साथ करेंगे लाइव डिस्कशन, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बता सके, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सो नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो इंडिविजुअली मैं पूछने वाला हूँ। सो बेला मैम, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि केमिस्ट्री का आपने टारगेट स्कोर तो बता ही दिया है, ठीक है। व्हाट विल बी योर लास्ट टिप फॉर द स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री के लिए तो स्पेशली मेरी ये टिप है कि अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको केमिस्ट्री में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं कि केमिस्ट्री को कम टाइम देते हैं, ज्यादा टाइम वो मुझे हमेशा से शिकायत है मैथ्स को देते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप टाइम देंगे तो केमिस्ट्री आपको धोखा कभी नहीं देगी। अगर आपने जो आपका टाइम फिक्स है कि भाई आप बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, आखिरी के 5 मिनट में सोचते हैं केमिस्ट्री आसान आएगी मैं जल्दी से कर दूंगा। पर उसमें क्या होता है कि इजी आती है केमिस्ट्री, पर उनके पास तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है और वो जल्दबाजी में सिली एरर करते हैं। तो बस केमिस्ट्री को जितना जरूरत है उतना ही टाइम दीजिए, केमिस्ट्री धोखा नहीं देगी और सबसे ज्यादा आपको स्कोर करने में हेल्प करेगी केमिस्ट्री। यही मेरे टिप्स। तो थैंक यू बेला मैम, एंड सारे ऑडियंस की तरफ से, पूरे पैनल की तरफ से आपको एक और बार हैप्पी बर्थडे। मयंक सर, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा लास्ट टिप जो आप बच्चों को देना चाहेंगे सोशल साइंस से रिलेटेड।
सबसे पहली टिप जो है, जो हर एक जो एग्जाम देने वाला बच्चा है, चाहे वो किसी भी चीज की एग्जाम दे रहा हो, सबसे पहली टिप ये कि पैनिक नहीं होना है। सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं एसएसटी में स्पेशली पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी, जबकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है पहले से, 9th और 10th भी पढ़ा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, पैनिक नहीं होता है। दूसरी चीज, एसएसटी को एक इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है इसको लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन रेशियो जो होता है बच्चों का, जहां तक मेरी बात हुई है, पीजे सर ने भी मुझे इस चीज के बारे में बताया, तो सिलेक्शन रेशियो जो होता है कहीं पे वो एसएसटी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जिसको बच्चा बिल्कुल लेटेड भी कर लेता है, बिल्कुल लास्ट में पढ़ता है कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा। बट ऐसे नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रेटेजी जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे एसएसटी की, एमजी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी शुरुआत में सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा स्टेज 2 के लिए, स्पेशली एसएसटी का स्केड्यूल बनाना होगा, और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आप सब कुछ पढ़ के आए हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर एक भरोसा रखना है कि नहीं मैं एसएसटी को अच्छी तरह से कर सकता हूं, और शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके लिए रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करेगी। सही है। तो बिल्कुल सही चीज बोली। और यहाँ पे पता है मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस एनटीएससी स्टेज 2 के लिए वैसे भी होता है। एनटीएससी स्टेज 2 को मैं चैंपियंस लीग की तरह मानता हूँ। अगर आप लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं तो चैंपियंस लीग बेसिकली जो विनर क्लब्स होते हैं ना उनके बीच में होता है, ठीक है। तो चैंपियंस लीग है भाई, आप लोग ऑलरेडी चैंपियंस हो, जो स्टेज 1 क्लियर करके आए हो आप लोग ऑलरेडी चैंपियंस हो, तो आप तो अच्छा करोगे इसे, राइट। तो अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूं ये चीज कि एक तो सबसे पहले अजय सर, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने थोड़ी बहुत देखी, ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्कस की। अब मेरे को एक चीज जाननी है, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स में क्या टारगेट स्कोर रखा जा सकता है? अगर बात करूं मेंटल एबिलिटी की, ठीक है ना, तो बच्चे एक्चुअली क्या है कि वो लेंदी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि स्टेज 2 में मेंटल एबिलिटी, पजल्स जो है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है, डायरेक्शन सेंस के, ये सबसे लास्ट में आपको करना चाहिए। क्योंकि स्टेज 2 में तो क्या होता है कि एक डायरेक्शन दे दी, उस पर धड़ाधड़ 7-8 क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टेज 2 में ऐसा नहीं होता। स्टेज 2 में एक डायरेक्शन देगा, उस पर एक ही क्वेश्चन पूछता है, उसमें बच्चा 10 से 15 मिनट लगा लेता है। फिर उस चीज को वो ईगो पे ले जाता है कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा, फिर अगेन वो उसमें टाइम वेस्ट करता रहता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप प्रायोरिटी रखो, नॉन वर्बल है, सीरीज कंप्लीशन है, और वर्बल का जो आपका जो क्या बोलते हैं लाइक ये पार्ट है, पजल्स वाला पार्ट जो है, इस पे ज्यादा आपका टाइम बर्बाद होता है, इसको स्किप करो। उसके अलावा अगर अपन देखें लास्ट 3 इयर्स के अंदर 80% तक पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। तो आई थिंक 75 to 80 आप इजीली स्कोर कर सकते हो मेंटल एबिलिटी के अंदर 100 आउट ऑफ 100। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पेपर तो पूरा अटेम्प्ट कर लिया और लास्ट में आके बोल रहे यार लास्ट के 10 क्वेश्चन जो हमें से हो नहीं पाए, और पता चला लास्ट के 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है ना फटाफट वन लाइनर टाइप थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पजल्स या फिर लेंदी जो पोर्शन आपका है, वो मैं आपको जो मोशन के जो लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं उसके अंदर मैंने बच्चों को बताया भी है कि कहाँ पे कैसे किस लेक्चर को आपको प्रायोरिटी देनी है, किस चैप्टर को आपको ज्यादा वेटेज देना है, वो सारी की सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की है। और मैथमेटिक्स में आई थिंक सर मैं यही बोलूंगा कि सेट के अंदर मेरा जो मानना है, हालांकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स क्लास में करो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप उस साल में फंस गए ना, 1 घंटा आपका निकल जाएगा, आप मतलब पता भी नहीं चलेगा। हाँ, सिलेक्शन से, क्योंकि उसमें मजा आता है सर, ऐसी इंटरेस्टिंग मैथ्स आती है ना, एक फील आता है यार मजा आ रहा है, बट उस मजे में 1 घंटा आप बर्बाद कर दोगे, वो सेंसलेस चीज है। तो उसको लास्ट में करना चाहिए। एक चीज मैं और देख रहा था कि बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर स्पेसिफिक कोई बुक है क्या मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो आई थिंक सर पीजे सर आपकी जो बुक है, ठीक है, एनएससीजीएस लेवल के क्वेश्चंस अपन उसमें से अपन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक बुक स्टेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई है, इवन मेंटल एबिलिटी की भी नहीं है। आरएस अग्रवाल से बहुत ज्यादा टफ लेवल उसमें पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही आप मतलब क्या बोलते हैं बेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन हरियाणा का पेपर जरूर सोल्व कर सकते हो। हरियाणा दिल्ली के जो पीवाईक्यूज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए, वहां का लेवल अच्छा आता है।
बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत ही अच्छे से आपने समराइज किया मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ाई लेता हूँ, तो मैं भी कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स के अंदर गाइस, जैसे मैंने भी इस बार पेपर सॉल्व किया था ना, मेरा एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन है कि मैथमेटिक्स को आप सबसे एंड में करें और 35 मिनट बजट करके करें। ठीक है, आप 35 मिनट्स बजट कर लीजिए मैथमेटिक्स के लिए और उसको फिर एंड में ही करें। और मैं तो कहूंगा कि भाई क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी मेरा ऑब्जर्वेशन यही था कि थोड़ा ऐसा ही था, तो अभी एमजी सर और बताएंगे इसके बारे में। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो अब एमजी सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जेई नीट तो सब चीजें मतलब सब बच्चे कर ही रहे हैं, और एक नेचुरल क्वेश्चन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहेगा, तो क्या सर एक क्या मिनिमम प्लान हो सकता है? आप इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है जिसके पास केवल 2 घंटे हैं दिन के, जो वो दे सकता है एनटीएससी स्टेज 2 के लिए, तो उसका क्या मास्टर प्लान होना चाहिए? देखिए सीधी सी बात है, अगर एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन वो बाकी एग्जाम्स के साथ में करना चाहता है तो बिना गाइडेंस के वो नहीं कर पाएगा। उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी और वो किसी मेंटोर की जरूरत है, किसी गाइडेंस की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो किसी मतलब कि अगर उसको जुड़ना है तो वो जल्दी से एक ऐसे प्रोग्राम से जुड़ जाए जिस प्रोग्राम के अंदर उसको सारी चीजें मिल जाए, उसको प्रैक्टिस के पेपर्स भी मिल जाए, उसको अपना एक शेड्यूल भी मिल जाए, उसको एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स भी मिल जाए, उसको डिस्कशन के लिए भी मिल जाए और साथ में उसको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए। अगर वो उस गाइडेंस को फॉलो करता हुआ चलेगा तो उसका एनटीएससी स्टेज 2 अलोंग विद जो भी उसके एग्जामिनेशन की तैयारी वो कर रहा है, चाहे जेई की कर रहा है चाहे नीट की कर रहा है, वो सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। लेकिन अगर वो सेल्फ अप्रोच पे चलेगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम अपना डिवोट कर दे जेई नीट में, और जो जरूरी है एनटीएससी स्टेज 2 के प्रॉपर आप कह सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, हो सकता है वो उसको मिस आउट कर जाए। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि बच्चों को यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है और साथ में उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जरूरत है। ये बिल्कुल सही चीज है सर, आपने काफी बढ़िया तरीके से ये चीज बताई। अब देखो दोस्तों यार, एनटीएससी स्टेज 2 की जो वर्कशॉप है ना, हम लोग ये पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप लोग एनटीएससी स्टेज 1 के एस्पिरेंट हैं और प्रिपेयर कर चुके हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट पता एग्जाम दे चुके हैं, और इन जनरल एक बच्चे ने पूछा था सर हमने तो ना तो एग्जाम दिया है, हम तो 9th क्लास में, तो भी हम कर सकते हैं। देखो करने में कर लो, बट पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ये उन बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहेगी जिन्होंने एनटीएससी स्टेज 1 कर रखा है। ठीक है, तो स्टेज 2 के लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए, राइट। और मेरे हिसाब से दिन के अगर आप 1.5 से 2 घंटे देंगे और एसएसटी और मेंटल एबिलिटी इन दोनों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसा हम लोग बोलते हैं कि भाई सुबह उठते ही एक बार मेंटल एबिलिटी कर लो और सोने से पहले थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी कर लो, दिन में 1 घंटा एसएसटी कर लो। ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो को हम लोग स्लॉट कर सकते हैं। अगर आप बायो के एस्पिरेंट है, नीट के एस्पिरेंट है, तो आपको मैथमेटिक्स स्लॉट करनी पड़ेगी। अगर आप नीट के एस्पिरेंट नहीं है, जेई के एस्पिरेंट है, तो आपको बायोलॉजी स्लॉट करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के साथ दोस्तों आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मेरा असेसमेंट कहता है, हम लोगों ने दोस्तों ये जो वर्कशॉप है ना पिछले साल भी कराई थी, पिछले साल मतलब क्योंकि एनटीएससी स्टेज 2 हुए अभी, आपको पता ही है इस साल का जो एनटीएससी स्टेज, जो पिछले साल का एनटीएससी स्टेज 2 था, वो वैलेंटाइन डे पे हुआ था 14 फरवरी को, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने वर्कशॉप चलाई थी और उसके रिजल्ट्स काफी अमेजिंग निकले। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 140 स्कोर को क्रॉस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 125 रहेगी, तो 125 से ऊपर काफी सारे बच्चे हम लोग के हैं जो सिलेक्ट होंगे। तो ये जो वर्कशॉप है ना, इसका ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये नई कोई चीज ला रहे हैं, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन रिकॉर्ड है, और इस बार हम लोग लेवल अप करने वाले हैं कुछ लाइव क्लासेस के साथ भी। तो गाइज आई होप आप लोग को, सभी लोगों को बहुत अमेजिंग ये सेशन लगा। प्लीज इस सेशन को आप लोग सभी जगह शेयर कीजिए। अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो एनटीएससी स्टेज 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के लिए उनको एनरोल करवा सकते हैं। ये जो सुपर ऑसम अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब लोग वहां पे क्लासेस लेते हैं, डाउट क्लासेस आपकी रेगुलरली होती है। और जो मैं एक चीज कहता हूं कि एक जो लेगेसी है कोटा कोचिंग की, मिक्स्ड विद अमेजिंग टेक्नोलॉजी और एडटेक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जो अभी लॉन्च किया है, वो इसीलिए किया है कि कोटा का जो तड़का है वो डायरेक्टली आप बच्चों तक
पहुंचे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अमेजिंग लगा। वापस से बोल रहा हूँ, सब लोग शेयर करो इस सेशन को, एज मतलब जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर सकता है, हम लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा। सर एनीथिंग टू ऐड एमजी सर? बस लास्ट में सर यही कहूंगा, वैसे ऑलरेडी आपने सारी चीजें समाप्त कर दी हैं कि सबसे पहले तो अगर स्टेज 2 को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो 3 बातें आपको चाहिए। एक है प्लानिंग, दूसरी है गाइडेंस और तीसरी है प्रैक्टिस। तो ये चीजें अगर आपको चाहिए होंगी तो ये तीनों चीजें आपको हमारे इस प्रोग्राम पर मिलेगी, हमारे इस वर्कशॉप पे मिलेगी। तो जल्दी से इससे जुड़ जाइए और अपना जो आपका टारगेट एनटीएससी स्टेज 2 का है उसको लेकर निश्चिंत हो जाइए, वो जरूर पूरा होगा। अजय सर आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे बच्चे, उनका आप रिप्लाई करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तो सर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन एक छोटा सा पूरा प्रोसेस का वीडियो अपन शेयर करें बच्चों के साथ, हाउ टू एनरोल। क्योंकि कोई बच्चा पता नहीं बेवजह अफवाह उड़ा रहा है कि 1000 रुपीज फीस है, ऐसा कोई कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो अपन एक छोटा सा वीडियो बनाएं, शॉर्ट वीडियो बनाएं, जिसके अंदर अपन पूरा प्रोसेस बताएं हाउ टू एनरोल इन दिस। सर अच्छा, हाँ। दूसरा काफी बच्चे मेरे से भी रेगुलर काफी टाइम से पूछ भी रहे हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर सर हम इस वर्कशॉप में इनकेस हमारा स्टेज 1 नहीं हुआ है, जैसे काफी स्टेट का रिजल्ट है, तो क्या ये वर्कशॉप हमारी यूपीआई के लिए हेल्पफुल होगी या नहीं? तो अब देखिए इसका जो लेक्चर लेवल है ना, केवीपीवाई एक्चुअली क्या है, ड्रास्टिकली डिफरेंट एग्जामिनेशन है। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में तो इतनी हेल्प नहीं होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर तो नहीं होगी, और केमिस्ट्री के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केवीपीवाई एक बहुत अलग ओरिएंटेशन का एग्जामिनेशन है, और उसके अंदर तो अगर एनएससीजेएस की कोई वर्कशॉप है वो हेल्प कर सकती है, क्योंकि एनएससीजेएस के अंदर वो लेवल डायरेक्टली पढ़ाया जाता है। तो केवीपीवाई के को लेकर आप मतलब देखो, थोड़ी बहुत हेल्प तो हर चीज करती है, राइट, थोड़ी बहुत हेल्प तो हर एक चीज करेगी। अगर आप फिजिक्स 11th क्लास की पढ़ रहे हो तो भी आपको हेल्प करेगी, केमिस्ट्री 11th क्लास की पढ़ रहे हो तो भी थोड़ी हेल्प करेगी, बट वो थोड़ी जो मार्जिनल हेल्प है ना, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टाइम इस वर्कशॉप के अंदर नहीं लगा सकते। मेरे हिसाब से केवीपीवाई एस्पिरेंट्स के लिए ये वर्कशॉप नहीं है। ऑल्दो मैं आप लोग को ये चीज बता दूं, केवीपीवाई के लिए एक अमेजिंग वर्कशॉप हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्रैश कोर्स एक प्लान कर रहे हैं एसए के लिए, वो आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचेगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अब हम लोग सम अप कर देते हैं। हम लोगों ने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है दोस्तों। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी क्वेरीज अनरिजॉल्व रह गई हैं, प्लीज आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे अपनी क्वेरीज लिखें, हमारी टीम आप लोगों तक रीच आउट करेगी। जैसा सर ने बोला, आपके लिए एक वीडियो बनाया जाएगा किस तरीके से आप लोग इनरोल कर सकते हैं, और फिर हम एक बहुत अमेजिंग पढ़ाई करके और एक बहुत अमेजिंग जो एग्जामिनेशन होता है एनटीएससी स्टेज 2 उसको क्लियर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू बच्चों।